सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि एक जंगल में कई हाथी रहते थे, संग में रहते थे। एक हाथी जो बड़ा हो रहा था, किशोर अवस्था में पहुंचा था, उसके विचार बाकी हाथियों से अलग थे। वो खुद को हाथी कहलाना पसंद नहीं करता था। लोग बोलते हैं ए हाथी, बोलता हाथी मत बोलो, साथी बोलो। और हाथी बोलना ही है तो साहाथी बोलो, साहाथी बोलो, साहाथी, साथी। तो लोग हंसते थे कि ये क्या इसका अपना विचार है, मगर उसमें एक गहराई थी। लोग भी जब ऐसा कहना शुरू करेंगे, कोई मुसलमान है और वो हिंदू को देख रहा है, तो वो ये न कहे कि वो हिंदू है, वो क्या कहे, वो हिंदू साथी है। हिंदू क्या कहे, ये मुसलमान साथी है। सिर्फ साथी शब्द जोड़ने के साथ ही क्या हो जाएगा, वरना अलग जैसे ही कहता है ये जाति का, ये राशि का, तो हम उसको अलग कर डालते हैं, सत्य को खंडित करते हैं। तो सत्य को खंडित न करें, उसको जोड़ें, साथ, साथी। तो उस हाथी का विचार था कि मुझे हाथी मत कहो, साथी कहो। तो लोग हंसते भी थे और कहीं सोचते भी थे कि विचार तो अलग है, सोच तो अलग है। और कभी हंसते थे, कभी गंभीर भी होते थे। तो वो हाथी, उसको विचार आते थे, वो अलग व्यवहार कुछ करता था, लोग आश्चर्य करते थे। 4 प्रकार के हाथी उस झुंड में थे। 4 प्रकार के हाथी कौन से थे? एक होते सुस्त, सुस्त हाथी। एक होते चुस्त हाथी, चुस्त। तीसरे तन मन से दुरुस्त, तन मन से दुरुस्त। सुस्त, चुस्त, तन मन से दुरुस्त। चौथे विवेक से दुरुस्त, विवेक से दुरुस्त, जो सत्य असत्य के पारखी हैं, वे चौथे प्रकार के लोग। तो ये 4 प्रकार के हाथी वहां पर रहते थे। और ये जो किशोर हाथी था, जवान हो रहा था, वो कुछ सवाल पूछता था। अब उसके जो सवाल होते थे हाथी के, वो सवाल पूछता था अपने बड़ों से, जैसे बच्चे पूछते ना, एडिसन जैसा बच्चा होगा, न्यूटन जैसा बच्चा होगा, वो सवाल पूछते हैं ये क्या है। भक्त प्रहलाद सवाल पूछेगा, तो उनके सवालों से लोगों को सोचना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद सवाल पूछते थे अपने पेरेंट्स से, चकरा जाते थे लोग। वो हर पर्सन से जाके पूछता था, तुमने ईश्वर देखा है क्या, तुमने ईश्वर देखा है क्या। तो ये भी कुछ सवाल पूछते रहता था हाथियों से, उसको सवाल आते थे। और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये सवाल आते हैं, मगर उनको लगता है ये सवाल लोग सुनेंगे ना हमको पागल कहेंगे, इसलिए पूछते ही नहीं, डर के मारे। बच्चे जो होते हैं ना, पहले पूछते हैं, मगर बाद में उनको डांट पड़ती है ना, पूछना बंद करते जाते। फिर वे भी माया के गुलाम बन जाते कि लोग इसी में ही खुश रहते। टीचर्स भी, हमारे पेरेंट्स भी सवाल नहीं पूछेंगे तो खुश रहेंगे, पूछेंगे तो लोग बोलेंगे पागल हुआ है। तो बच्चों को बहुत अनुभव आते, बच्चे कनेक्ट होते हैं दोनों जहां से, मगर लोग उनको डाउट कर करके चुप करा देते हैं, फिर वे पूछना बंद कर देते हैं। तो इस हाथी को क्या सवाल पहला आया था कि हमारे कान इतने बड़े क्यों हैं? बाकी जानवरों के तो नहीं है, हाथियों के कान इतने बड़े क्यों हैं? बाकी हंसते हैं कि क्या ये सवाल पूछ लिया, हैं। मगर उसके मन में आता था हमारे कान बड़े हैं यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। हमारे कान बड़े हैं यानी श्रवण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है।
सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, दूसरों का दुख सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। लोग अपना ही दुख बताना चाहते हैं, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, जितना आप आजाद होते जाते हो उतना ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। क्या यहां बैठे हुए किसी के मन में ये है कि आजाद होना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होना? पूरे आजाद हो गए यानी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बंधन नहीं है? किसी के मन में ऐसा है कि आजाद हो गए यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उल्टा देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन खुद लेता है। जितना आजाद होता है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप अपने घर में सोए हो, सभी बिछाकर बिस्तर सोए हुए हैं, आप जल्दी उठते हो, आपको उठने की आजादी है, मगर जल्दी उठकर दूसरों की नींद खराब नहीं करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो कुछ लोग जल्दी उठ के सबको उठाते रहते, तू भी उठ, तू भी उठ। हर एक का शेड्यूल अलग है, घर में हर एक अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है अपनी नींद को। तो आप आजाद है, अपने टाइम पर उठो। आप सबसे लेट उठने वाले हो तो एंड में बिस्तर गोल करके रखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जल्दी उठो, लेट उठो, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कान बड़े हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ज्यादा सुनने, ज्यादा सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे समझ में आ रहा है उस हाथी को मनन करते हुए। और जीवन में आप देखोगे ना, कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में कम होते हैं, कुछ लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, कुछ लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं होता। तो जिनका स्वस्थ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जिनका शरीर ज्यादा स्वस्थ है उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो स्वास्थ्य को जानने वाले लोग समझ सकते, संपूर्ण स्वास्थ्य पाने वाले लोग समझ सकते हैं। कैरम बोर्ड पर आप खेलते हैं ना, तो लाइंस खींची होती है, इन दो लाइन में ही आपको रखना है कॉइन को, स्ट्राइकर को, और खेलना है। इससे बाहर जाकर नहीं खेल सकते, तो एक लिमिटेशन रहती है, इसी में ही खेलो। तो आपके साथ और भी लोग खेल रहे हैं, किसी को लिमिटेशन ज्यादा है, किसी को कम है। अगर आपकी लिमिटेशन समाप्त हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। कुछ लोगों अपाहिज होते हैं, एक टांग है, आंखें नहीं है, या गूंगे हैं, या बहरे हैं, या बहुत बीमार रहते हैं, तो उनको बड़ा चैलेंज मिलता है। मगर हायर लेवल पर खेलने के लिए, जब आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो लेवल 1 में सब आसान आसान रहता है। लेवल 1 तो बहुत धीरे धीरे सब चलता है, आप अच्छे से स्कोर करते हो, फिर आप खुद ही लेवल बढ़ाते हो। तो जो भी लोग आपको ऐसे दिखते हैं ना, अपाहिज है, अंधे, लंगड़े, लूले, ऐसे कोई भी लोग दिखते हैं, वो हाई लेवल पर खेल रहे। एक हाथ नहीं है फिर भी वो पर्सन दो हाथ वाले जो नहीं कर सकते वो कर गुजरता है। अंधे ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जो आंख वाले नहीं कर पाते। हेलन केलर का नाम आपने सुना हो, अंधी है, गूंगी है, बैरी है, तीनों एक साथ। और बड़ी होकर उसने पुस्तकें लिखी जो आंख वाले नहीं कर पाए, बोलने वाले नहीं कर पाए, सुनने वाले नहीं कर पाए, उस लड़की ने करके दिखाया। इन वो हाई लेवल पर खेल रही है। लोग सिर्फ ये भूल गए हैं, जो लोगों को भी दिक्कतें हैं ना लाइफ में, वे सब याद कर लें इसको कि आप हाई लेवल पर खेल रहे हो, आप हाई लेवल पर खेल रहे हो। इसको वरदान बनाओ, इसको अभिशाप समझकर मत बैठ जाओ। क्योंकि लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, मेरा रंग काला है, मैं ठिंगना हूं, मेरे साथ ऐसा है, मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। कोई ना कोई बात लेकर बैठे हुए हैं। मगर आप हाई लेवल पर खेल रहे हैं, इसको वरदान बनाओ। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है,
पैसा है, स्वास्थ्य है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे औरों के लिए निमित्त बने। क्यों ये दी गई है आपको व्यवस्था, भूल गए हैं? ये सिर्फ वापस से याद करने वाला पार्ट है। ये हमें याद आए और पक्का हो, डाउट न रहे। वरना जब तक डाउट रहता है ना, पर्सन टालते रहता है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको पक्का हो जाए कि आपको ज्ञान भी मिला है। ये ज्ञान मिलना भी कैसा वरदान है, भक्ति मिलना भी कैसा वरदान है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि श्रवण ज्यादा करें, यानी लोग अपना दुख बता रहे हैं, बिना भावना में बहे आप सुनना सीखो। बड़े कान हाथी को हैं और वो सोच रहा है यानी मुझे ज्यादा सुनना है। देखो सोचे, बाकी हाथियों के मन में नहीं आ रहा था, इसको आ रहा है। क्योंकि ऐसे कुछ लोगों को अलग सवाल आते हैं, आईने के सामने खड़े होकर पूछते क्या यही मैं हूं? शिविर नहीं हुआ अभी उनका, मगर उनको विचार आ जाता है। या जब संसार नहीं था तो कैसा लग रहा था, तब क्या महसूस हो रहा था, ऐसे सवाल उनको आते हैं। तो उस हाथी को भी ये सवाल आ रहे हैं कि ये दो दांत जो है, बड़े बड़े दो दांत दिख रहे, जो ये एक होता तो क्या होता, एक दांत होता तो क्या होता, और पूंछ एक है, ये दो होते तो क्या होता। बच्चों के ऐसे सवाल होते ना, दो पूंछ होती तो क्या होता। देखो स्कूल्स में ये सिलेबस में बातें डालनी चाहिए। हाथियों के सिलेबस में तो ये बातें आए ना आए, मगर इंसानों के सिलेबस में आनी चाहिए। स्कूल में ही सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू थिंक, हाउ टू ऑब्जर्व, निरीक्षण कैसे करें, सोचें कैसे। क्योंकि लोगों को लगता नहीं ये भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कि सोचना भी सीखना पड़ता है, सोचना भी सीखना पड़ता है। ये लोगों को आता ही नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर स्कूल की एज में ही बच्चों को एक्सरसाइज देकर सिखाया जाए, एक्सरसाइज यानी कैसे, जैसे बच्चों को सवाल रखा है वैसे पुस्तक भी बने रहेंगे, जिनमें से आज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें एक्सरसाइज क्या है, यदि हमारी 4 आंखें होती तो क्या एडवांटेज होती, क्या डिसएडवांटेज होती। यानी 2 आंखें, आंख है, 2 पीछे आंख है। तो सब बच्चे सोचेंगे, और बच्चे बहुत खुशी से सोचते, कहाँ फंस गए ये नहीं सोचते। वो जब टीचर्स बोर करते उनको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते जो जिंदगी में काम में भी नहीं आते, तब बोर होते। जो कभी काम में आने वाले नहीं है, काम में आने वाला था ये, कैसे सोचें, निर्णय लेते वक्त कैसे सोचें। तो निर्णय लेना तो आगे की बात है, मगर अभी उनसे एक्सरसाइज करवा के कोई उनको मनन की ट्रेनिंग दे, मनन की ट्रेनिंग मिले, तो बच्चा, हाँ 4 आंखें रहेगी तो पहले क्या सोचेगा, फिर कॉपी करना कितना आसान होगा, पीछे वाला क्या लिख रहा है वो भी देख लेंगे। तो सब तरह की, और टीचर उनको अलाउ कर रहा है, जो सोचना है सोचो। फिर धीरे धीरे वो गहराई में जाएंगे। लोग जो है ना कि 4 आंखों से नुकसान क्या होने वाले हैं, 2 आंखों से लोग आज कितने परेशान है। इतना मटेरियल अंदर जा रहा है कि रात में नींद में नहीं आती, वो सब दिखाई देने लगता है। तो अलग अलग प्रयोग करके, फन में, खेल में लोगों को सीखना सिखाएं। सब्जेक्ट क्या है, सीखना सीखो। सीखना कैसे चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें ये सोचना कैसे चाहिए, जिसमें कल्पना का उपयोग कैसे करना चाहिए। रचनात्मक कार्य, कोई चीज आप बना रहे हो, अगर ऐसे बनाएं तो क्या होगा, ऐसे बना लिया तो क्या होगा। तो रचनात्मक सोचने वाले आज तक सोच रहे हैं ब्रश कैसे बनाएं। दांतों का ब्रश भी आज तक नए नए फॉर्म में आते रहता है, आज तक पेन आज तक नए नए फॉर्म में आते रहती है। रचनात्मक सोच रुकती नहीं है। तो लोगों को ये जब ट्रेनिंग होगी और वो सीखेंगे कि बलि
बेकार से बेकार आइडिया है वो भी ब्रिज बन सकती है, वो भी पुल बन सकती है। बेकार से बेकार आइडिया भी पुल बन सकती है दूसरी तरफ ले जाने के लिए। असली आइडिया उधर आएगी, मगर एक आइडिया सिर्फ उस तरफ ले जाने के लिए ब्रिज बनी, फिर असली आइडिया आई। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग मिले, उस हाथी को वो ट्रेनिंग खुद ब खुद चल रही थी, क्योंकि वो सोचते रहता था ऐसे सवाल, दो पूछो है तो क्या होगा। और फिर उसको ये सवाल जब से आने लग गया तो ज्यादा शांत हो गया। कौन सा सवाल आने लग गया? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और मेरे होने का इस जंगल में क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, और हमें किसने बनाया, हम कैसे आ गए, ऐसे उसके सवाल। तो वो अपने महावत देव को याद करता है, सुन के रखा है ना बड़ों से, जैसे इंसानों का भगवान महादेव और ये हाथी का भगवान महावत देव। महावत देव, तो महावत देव ने ऐसा क्यों हमको बनाया है, इतना बड़ा शरीर दे डाला है, इतना मोटा बनाया है। तो ये उसके अंदर सवाल चलते हैं। और माथा इतना बड़ा है तो कहता है इसमें तो मुझे सब याद रहता है, छोटी से छोटी घटना में उसको याद रहती है। और वो बाकी लोगों को बताता है कि मुझे ना मेरे पैदा होने का अनुभव भी याद आता है, जो मैं पैदा हो रहा था ना वो भी मुझे याद आता है, इतना अंदर है स्मृति में। और मुझे ये भी याद आता है कि धुंधला धुंधला दिखता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो क्या होगा, यानी मैं मर जाऊंगा फिर भी जिंदा रहूंगा, मैं मर जाऊंगा फिर भी जिंदा रहूंगा, ये भी मुझे दिखता है। अब ये तो अनोखे अनुभव उसको आ रहे, मर भी जाऊंगा तो भी मैं जिंदा रहूंगा। क्योंकि इंसान के साथ भी यही है, ये सिर्फ हाथियों के साथ नहीं है, इंसान के साथ भी यही है। उसने अपने माथे का कभी उपयोग किया नहीं है, माथे का उपयोग उसका हुआ नहीं है, तो उसकी स्मृति कैसी है, सिमरण करने के लिए दिया गया है। सिमरण, हम क्या सिमरण कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, इसका उपयोग कैसे होना चाहिए स्मृति का, तो उसको ये आ रहे हैं। और उसकी सूंड इतनी बड़ी है तो किसी भी विषय की गहराई में जाता है, वो किसी भी टॉपिक के अंदर जाता है, उतना गहराई में सूंड बड़ी है ना, तो इंसान भी टॉपिक के डेप्थ में जा पाए। इंसान थोड़ा सोचता थक जाता है, छोड़ो उस टॉपिक को, थोड़ा सोचता है छोड़ देता है। कोई आपसे पहेली पूछता है ना, एक पहेली बताओ इसका जवाब बताओ, तो थोड़ा सोचता छोड़ देता है, नहीं तुम बताओ। सुनता है तुरंत बोलता तुम बताओ। दशरथ राम के पिताजी का कौन था, तो बोले तुम बताओ, अरे नाम था। तो सोचना ही नहीं चाहता, जल्दी से जवाब बता दो, जल्दी से जवाब बता दो। दशरथ राम के पिताजी का कौन था, तो पर्सन को सोचना पड़ता है क्या बताया गया, उसका अर्थ क्या है, ये कौन सा रिश्ता है। अरे हमने तो ये सुन के रखा है। तो हाथी की सूंड है वो बड़ी है, और वो किशोर हाथी किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाता था। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो इस तरह उसका जीवन बढ़ रहा है। और स्कूल में अगर ये पाठ हो जाए तो ये बच्चे जीवन में फंसेंगे नहीं, ये अपने निर्णय ले पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे, दूसरों के लिए निमित्त बन पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जैसे जीवन अलग अलग क्षेत्र में जी पाएंगे, जहां पर जंग खाई हुई बुद्धि नहीं है, फौलादी शरीर है। ऐसे युवा पैदा होने चाहिए, ऐसे युवा तैयार किए जाने चाहिए। तो उस किशोर हाथी में तो ये गुण आ गए, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का गुण, बॉक्स के बाहर कुछ निराला सोचने की बात उसके अंदर आ गई।
तो फिर समस्या आती है तो क्या करते आप? समस्या से बाहर का जवाब ढूंढते हो, फंस नहीं जाते हो। एक्चुअली में समस्या क्या है? एक्चुअली में समस्या शब्द ही समस्या है। समस्या शब्द ही समस्या है। अरे मुझे समस्या है, अरे मेरी समस्या है, अरे बहुत बड़ी समस्या है ये बोलकर ही इंसान खुद को बॉक्स में डाल देता है, लॉक कर देता है, सोच को बंद कर देता है। तो आगे से जब भी समस्या शब्द आपके मुंह से आए तो सिर्फ समस्या मत कहना समस्या है। समस्या, अरे ये समस्या क्या है? समस्या यानी जो समाधान लेकर आई है। समस्या प्रोजेक्ट है। समस्या यानी समाधान को लेकर आई है। हर समस्या गर्भवती होती है समाधान से। हर समस्या गर्भवती होती है समाधान से। समाधान है इसके पेट में, खाली उसको बाहर लाना है बस। तो इसलिए कहो समस्या, यानी समाधान लेकर आई है। हमारा काम सिर्फ सील तोड़ना है। सील होता है ना, जैसे पैक किया है, आपको गिफ्ट आई है, आपने कुछ ऑर्डर दिया था, गिफ्ट आई है, तो आपका काम क्या रहता है? सील को तोड़ना रहता है बस। एक्चुअली में समस्या में काम क्या है? खोल को खोलना है। खोल जो है ना, उसको खोलना है। तुरंत दिखता नहीं है अंदर क्या है। आप बोलते हैं क्या है अंदर, क्या है? बाहर इतनी पैकिंग है, सील पैक्ड है, इतना रैपिंग है, इसको खोलने में कितना टाइम जाएगा? मगर एक्चुअली में समाधान है समस्या। क्योंकि समाधान जब बाहर डिलीवर होता है, जब गिफ्ट डिलीवर होती है तो उसका उपयोग शुरू होता है। तो जो उपयोग शुरू होता है उससे नया विकास होता है और एक नई समस्या आती है और उसमें एक और नया समाधान छुपा होता है। यानी ये विकास, तेज विकास की साइकिल है। इंसान का आज तक का विकास कैसे हुआ है? आज आप कुर्सियों पर बैठकर माइक से आवाज सुन रहे हैं और एलसीडी पर देख रहे हैं, कितने दूर बैठकर भी देख पा रहे हैं, कैमरास हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये समस्या आई, समाधान आया, फिर नए समाधान से एक और नई समस्या आई, फिर उससे एक और नया समाधान आया। तो ये जो है ना, चलते आ रहा है। तो आपके जीवन में समस्या आए तो पहले कहो समस्या है। यानी आपका फोकस कहां गया? समाधान पर। मेरा काम है सिर्फ सील को खोलना, सिर्फ क्रैक करना है बस। पासवर्ड होता है ना, आप क्रैक करते हो, आपको मिल जाता है। कोड जो है, पासवर्ड आपको मिल गया, खुल जाता है। तो समाधान देने के लिए कुदरत कैसे काम कर रही है? समाधान आप तक पहुंचाने के लिए समस्या के रूप में कुछ आता है। मन समस्या बोलकर एनर्जी लेस हो जाता है। समस्या है तो हम कैसे फील करते? एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम हो गई तो कैसे सॉल्व करेंगे? स्वीकार के साथ आप एनर्जी बढ़ाते हो और याद करते हो ये समस्या है, इसका सील सिर्फ खोलना है। और एक्चुअली समस्या वो समस्या है ही नहीं। एक्चुअली समस्या वो समस्या है ही नहीं। एक्चुअली समस्या क्या है पता है? घटना समस्या नहीं है। घटना में मन, तोलू मन जो कहता है ना, वो समस्या है। तोलू मन जो कहता है, अरे अभी मैं कैसे जी पाऊंगा, अभी तो ये चला गया, अभी तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, अभी तो ऐसा हो जाएगा, अभी तो ये जो बोल रहा है ना मन, ये समस्या है। इसको सॉल्व करो बस। घटना के बाद मन आकर जो कहेगा उसके बारे में आप सीख गए। सिर्फ आज की समस्या नहीं, लाइफ में जितनी भी समस्या आएंगी वो भी सुलझ गई अगर आप ये सीख गए। तोलू मन जो कहेगा उस पर यकीन नहीं करना है, उसकी बड़बड़ को सच नहीं मानना है और उसको कहना है तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है, तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है सत्य है। क्या ये कह पाओगे? आवाज से तो नहीं लगा। हाँ, यस। तो ये असली समस्या
घटना को कभी समस्या मत समझना। इसने एक बुरे शब्द बोल दिए, इसने पैसे लौटाए नहीं टाइम पर, ये अटक गया, काम हुआ ही नहीं, आज ये होना जरूरी था, नहीं हुआ। लड़के वाले हाँ कहने वाले थे, नहीं कहा। जमीन का कार्य बैंक में, अदालत में अटक गया, वो समस्या है क्या? उसके अंदर समाधान है। अब इस तरह सामने नहीं आया है, बस सील को खुलने दो। वॉच वेट विथ वंडर, www.com, वॉच वेट वंडर, एक ही काम है आपका, वॉच वेट वंडर, वंडर के साथ देखो www.com। तो फिर देखोगे कि सोच जो है आपकी खुलते जाएगी और सत्य हमारी सोच से बहुत बड़ा है, इस पर यकीन होते जाएगा। कितने सबूत हमको मिल चुके हैं, मगर वापस फिर घटना आती, वापस दुखी होना शुरू होते। पिछले साल जो परेशानी आई थी, आज सोचो उस पर क्या लगता है। उसी तरह आज जो परेशानी है, 10 साल के बाद सोचोगे उसके बारे में तो क्या आएगा विचार, कितना मैं परेशान हो रहा था, खामखा परेशान हो रहा था। तो थोड़ा हम आगे जाकर वापस पीछे देखते हैं ना, कि इसी घटनाओं को मैं आगे कैसे देखूंगा। तो जैसे तभी देखूंगा मैं अभी देख सकता हूं क्या? जैसे तभी देखूंगा वैसे अभी देख सकता हूं क्या? तो अपनी आंखों को भी ट्रेनिंग देनी है। हाथी की आंखें बहुत छोटी छोटी है, फोकस्ड आंखें हैं, तो वो हाथी भी टॉपिक की गहराई में जाता है और फोकस्ड काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके गुण भी आपको समझ में आएंगे। उसके गुण क्या थे? एक उसका एक गुण था उस हाथी का, आंखों में इतना तेज था कि वो सूखी घास को निहारता था थोड़ी देर तो उसमें आग लग जाती थी, आग लग जाती थी। तो लोगों को ये आश्चर्य होता था, ये सवाल तो अजीब से अजीब पूछता है, मगर कुछ ताकत है इसके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है। उसकी फोकसिंग ताकत, केंद्रित करने की ताकत। आपका फोकस आपको केंद्रित करना आना चाहिए। किसी विषय पर केंद्रित हैं आप, कंसंट्रेशन के साथ कोई कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, तो पूरा उस कर्म में डूब गए हैं, फल की चिंता नहीं है, फल से आप छूट गए हैं, आपके वो कर्म में ही मजा आ रहा है, कर्म में ही मजा आ रहा है, कर्म ही सफल फल है। ये सूत्र भी याद रखना, कर्म ही सफल फल है, कर्म में ही मजा आ रहा है। बच्चे को कहो 1 घंटा खेल कर आओ, तुमको चॉकलेट देंगे, बच्चा क्या कहेगा? अरे खेलना ही फल है, खेलना ही वही फल है हमारे लिए वो कर्म ही फल है, एक्स्ट्रा क्या फल की आवश्यकता? एक्स्ट्रा फल आ गया, बोनस है वो। तो आप कर्म कर रहे हो और कर्म ही आपका फल है, ऐसे केंद्रित होकर। वरना कर्म कर रहे हैं और ध्यान है फल में, फल मिलेगा कि नहीं? पढ़ाई कर रहा हूं, पास होऊंगा कि नहीं? नौकरी मिलेगी कि नहीं? ये होगा कि नहीं? तो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे, फल में अटका हुआ है सब। तो ये फोकस्ड, केंद्रित होकर काम करना, कंसंट्रेशन के साथ। जहां एडिसन जैसे लोग लेबोरेटरी में पूरा दिन बीत गया, खाना खाना भूल गए, वो कर्म ही फल है। उनको कहें कितनी मेहनत कर रहे हो, उनके लिए मेहनत नहीं है, वो देखने वाले को लगता है बहुत मेहनत कर रहा है, मगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप केंद्रित हो, आप उसमें डूब गए हो, वर्तमान ही है आपके लिए। तो ऐसा जीवन जी पाए तो शब्द हमने सुने रहेंगे तो हमारी ट्रेनिंग होने लगती है। तो उस हाथी के बहाने आपको अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने MSY के गुणों को बढ़ाना है, ताकि यही MSY स्टेबलाइजेशन में आपको मदद करे। यही है ना हथियार हमारा, इसी की मदद से हमें स्टेबलाइजेशन प्राप्त करनी है। तो वो हाथी का गुण था फोकस्ड आंखें और अंतर्मुखी। अंतर्मुखी यानी जो अंदर जाता है, आंतरिक मनन करता है। जो अंतर्मुखी होते हैं वे अदृश्य नियमों को समझ जाते हैं। अदृश्य नियम
जो अदृश्य नियम जान गए, जैसे विचार नियम अदृश्य नियम है, दिखता नहीं है, मगर जो लोग जान गए वे अंदर सॉल्व करते, बाहर खुद ब खुद रिजल्ट आती है। सॉल्विंग अंदर करते हैं, सामने वाले को झूठ बोलकर, घुमा फिरा कर, बताकर, मैनिपुलेशन के साथ, थोड़ा फोर्स लगाकर, थोड़ा कंट्रोल करके काम करवाओ। वो जान गए ये करने की जरूरत नहीं है, अंदर काम करना है, अंदर टॉस करना है, अंदर प्रार्थना करनी है, अंदर क्षमा साधना करनी है, बाहर रिजल्ट आने लगती है। थोड़े समय के बाद देखते हो रिजल्ट आना शुरू हो गई, थोड़े दिन रिजल्ट दिखती नहीं है, मगर विश्वास रखो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। आपको आश्चर्य होंगे, आप फिर अदृश्य नियमों पर ही काम करना चाहोगे जिंदगी भर, बाहर से फोर्स करके नहीं, फ्री फ्लो में आप काम करना चाहोगे। जो लोग कह पाएंगे कल भी आज़ाद, आज आज़ाद, आगे भी आज़ाद, उनके लिए ये कितना आवश्यक है। ऐसे लोगों की शिकायत समाप्त होती है, वो इल्ज़ाम लगाना छोड़ देते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। वो जानते हैं मेरे नियम मैंने ठीक से फॉलो नहीं किए इसलिए काम नहीं हुआ, अंदर काम नहीं किया इसलिए बाहर रिजल्ट नहीं आई। ब्लेम मत करो, न सास पर न बॉस पर ब्लेम मत करो, अंदर काम करो। अंदर काम शुरू हो गया सब ठीक होने लग जाएगा। तो इस तरह अदृश्य नियम जो जान गए वो अंतर्मुखी होना सीखते हैं, और ऐसे लोगों की ही सद्गति होती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मरते वक्त इंसान किस अवस्था में है, तो वहां जो शब्द कहे गए, उत्तरायण में जो मरता है, शुक्ल पक्ष में जो मरता है, एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश की गई है, बाहर का प्लेस नहीं कि कोई काशी में जाके मरेगा तो उसको मोक्ष मिलेगा। लोग कैसे बाहर का प्लेस सोच के बैठते हैं, उत्तरायण में या शुक्ल पक्ष में। ये है अंतर्मुखी होने वाली बात। मृत्यु के वक्त पर्सन अंतर्मुखी है। कौन मर रहा है? मैं नहीं मर रहा हूं, अंतर्मुखी है जो, उसको सद्गति मिलती है। और अंतिम समय में ये सब याद आए तभी संभव है। जो जिंदगी भर कर रहा है ये, उसको ये याद आएगा, बाकी किसी को याद आने वाला नहीं है। तो सद्गति मोक्ष जो भी लक्ष्य रख रहे हैं उनको कैसे कार्य करना है, अंतर्मुखी होकर मनन कर पाएं, ऐसे सवाल पूछ पाएं, तो शरीर से ऊपर उठेंगे, चेतना ऊपर उठेगी, सही निर्णय होने वाले हैं, करने योग्य कर्म आपसे होने वाले हैं। हुक्म तेजस्थान से आने वाला है, कामों को होते हुए देखोगी, फ्री फ्लो में होते हुए देखोगी। कर्ता भाव, क्रेडिट, फल, इसमें आप अटकना बंद हो जाएंगे। ऐसा सुंदर जीवन, केंद्रित जीवन जिसमें समय का पता ही नहीं चल रहा है, कर्म ही आपको आनंद दे रहा है, फल आएगा तो आनंद आएगा वाली बात ही छूट गई। तो ऐसा जीवन बन जाए। और फिर उस हाथी का अगला गुण क्या था कि कोई बीमार होता था हाथी तो वो उसके साथ ज्यादा समय बिताता था सेवा में। वो उसका एक गुण था, सेवा का। जहां जरूरत है वहां वे सेवा देते थे। और कोई मर जाता था हाथी तो वहां पर वो कैसे उपस्थित रहता था, आंख बंद करके, जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई है। लोग जब उसको हिलाते तो कहता कृपया मुझे थोड़ा वक्त छोड़ दो। मृतक बॉडी के सामने वो बैठा रहता जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई हो। और फिर इस अनोखे हाथी के साथ क्या हुआ, एक दिन घटना हुई, महाभारी घटना। क्या घटना हुई कि बहुत जोरदार बारिश हुई, हाथी बरसात, ऐसी गर्जना के साथ कि बिजली चमक रही है, बारिश गिर रही है और सभी हाथी डरे हुए, ऐसी बारिश कभी देखी नहीं। और उस बारिश में एक त्रिशूल आया, जैसे ना बिजली गिरती है, बिजली पहले भी गिरती रही है, हाथी जानते थे, मगर इस बार एक नई चीज हुई। क्या हुआ? एक त्रिशूल आया और उस किशोर हाथी की गर्दन काट कर लेकर गया, उसकी गर्दन काट कर लेकर गया। सारे हाथी दुखी है, उस मरे हुए देह के चारों तरफ खड़े होकर सभी लोग कह रहे हैं ये बहुत गलत हुआ, महावत देव गलत है। कुछ हाथी नास्तिक हो गए,
कुछ हाथी नास्तिक हो गए, क्योंकि प्रेम था उस किशोर हाथी से, प्यारा हाथी था जो खुद को साथी कहता था, वही नहीं रहा। तो कुछ लोग नास्तिक हो गए और कुछ लोग ईश्वर से बहुत नाराज कि ये गलत हुआ, कोसने लगे, कुदरत को कोसने लगे। इस तरह उस घटना के बाद कई दिन के बाद हाथी अपना जीवन जी रहे थे और उनको जानकारी मिली, इनविटेशन मिली, हाथियों को इनविटेशन। क्या इनविटेशन? कि महावत कुंभ मेला, महावत कुंभ मेला लगने वाला है फला फला पहाड़ी पर, तो आप सब आ सकते हैं। तो ये जो हाथी थे मनुष्यों के मेलों में जाना पसंद नहीं करते थे। किशोर हाथी को हमेशा इंटरेस्ट होता था, ये मनुष्य क्या करते हैं जाके देखना चाहिए, ये मनुष्य क्या करते देखना चाहिए, उसको इंटरेस्ट था, हमारे बाकी हाथियों को नहीं था। मगर इस बार इनविटेशन आया, ये महावत कुंभ मेला है, तो सोचते अभी जाते हैं। वो हमारे साथी भी यही कहते थे जाके देखना चाहिए, अभी वो तो नहीं रहे, हमें जाके देखना चाहिए। अब सब हाथी गए हैं महावत कुंभ मेला में, वहां पर सब तरह के लोग आए हुए हैं, इवन देवता भी आए हुए हैं, देवता यक्ष गंधर्व सब आए हुए हैं। और वो वहां पर क्या देखते हैं कि सिंहासन पर जिसकी पूजा हो रही है वो कौन था? वो उनका साथी। और वहां एक योगी खड़ा था, योगी, उसके हाथ में था त्रिशूल, और वही त्रिशूल था जो आसमान से आया था और गर्दन काट कर लेकर गया था। वही त्रिशूल लेकर एक योगी खड़ा था और उसने अनाउंस किया, सबके साथी श्री का नाम सबसे पहले लेना चाहिए, सबके साथी श्री का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए, हर कार्य के शुरू में श्री का नाम लेना आवश्यक है। ऐसी वे घोषणा कर रहे हैं, सभी तालियां बजा रहे हैं और ये सभी आश्चर्य में खड़े हैं, ये क्या हुआ? हमारा साथी वहां बैठा हुआ है और उसका धड़ इंसान का है। पूजा समाप्त होने के बाद, क्योंकि साथी ने भी उनको देखा, ये सब आए हुए, पूजा होने के बाद उठकर पहले आकर उनसे मिला, सबसे गले मिला, सभी आश्चर्य कर रहे, अरे तुम यहां पर? तो उसने कहा, मेरे सब सवालों के जवाब मुझे मिल गए, मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। और ऐसे सवालों के जवाब भी मिल गए जो मैं जानने में उत्सुक नहीं था। छोटे मोटे ऐसे सवाल होते ना, जवाब मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसे सवालों के भी जवाब मिल गए। और मेन सवाल जो था वो तो मेरा पूरा हो गया। मेन सवाल क्या था उसका? मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। अब मुझे समझ में आ गया मैं कौन। आप आकार नहीं हो, उस हाथी को मालूम पड़ा आकार से मुक्त होना है। उस हाथी को मालूम पड़ा जो आकार उसको लग रहा था वो नहीं था। तो आप गणेश स्थापना करते हो, 10वें दिन क्या करते हो? आकार का समर्पण करते हो, अहंकार का समर्पण करते हो, असली समझ के साथ। गणेश आपको याद दिलाने आता है। क्या याद दिलाने आता है? ये पूरी स्टोरी बताई ना आपको, पूरी स्टोरी बताइए आपको। श्रीपति था वो हाथी, श्रीपति। हु एम आई का जवाब मिला उसको, श्रीपति था। उसको मालूम नहीं था क्यों उसको विचार आते थे। उसकी गर्दन कटनी थी और उसका असली रोल शुरू होने वाला था। जिस घटना को लोगों ने कितना नेगेटिव माना, महाभारी घटना, महाभारती घटना, महाभारत हो गई, मगर एक्चुअली क्या हो गया? उसको रियलाइज हुआ वो कौन था। तो गणेश उत्सव मनाएंगे तो क्या समझ से मनाएंगे? आज आपको क्लियर हो गया। अपने नाक को, अपने कान को, अपने दांत को, अपने शरीर को
इस्तेमाल करना सीखो। कैसे स्मरण करना है, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक में सिंदूर सुहे, चूहे की सवारी। तो ये कुछ बातें थी आज के लिए। यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, इस ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया गया है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक अपने पूर्वजों को सही मायने में श्रद्धांजलि देकर एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज से संपूर्ण आजाद होने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।